बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक एक कौमी सानिया कौमी सानिया हमारे मोहसिन पाकिस्तान नामवर एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का इंतकाल हो गया। वो हमसे बिछड़ गए। नाज़रीन, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बेबहा खिदमात हैं, ऐसी खिदमात हैं जिसका जो हमेशा याद रखी जाएंगी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हमेशा इंसानियत के दिलों में, पाकिस्तानियों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान नाज़रीन काफ़ी अरसों से फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला थे। फेफड़ों की बीमारी ही उनकी जान लेने का भी सबब बनी और वो अपने खालिक़े हकीकी से जा मिले। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान नाज़रीन भोपाल भारत के एक शहर में पैदा हुए। 3 सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। पाकिस्तान के मोहसिन एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 86 बरस की उम्र में इंतकाल उनका हुआ। फेफड़ों में जब उनको तकलीफ हुई, तबीयत नासाज होने पर उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सके। डॉक्टरों ने बड़ी कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि जिसका जो वक्त मुकर्रर है उसने उस वक्त के ऊपर जाना है। कौमी सानिया है, कौम का एक बड़ा लॉस हुआ। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। पाकिस्तान के दिफा को दिफा के हवाले से पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमात थी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब वो वाहिद पाकिस्तानी थे जिन्हें 3 सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। इनको हलाले इम्तियाज़ का भी तमगा अता किया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 1936 में भोपाल में पैदा हुए। इंजीनियरिंग की डिग्री 1967 में नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी से हासिल की। इन्होंने बेल्जियम की यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। बाद अज़ां फिजिकल डायनामिक्स रिसर्च लेबॉर्ट्री ज्वाइन की। इस सिलसिले पर बात करने के लिए आज जो मेरे साथ पैनल मौजूद है, नाज़रीन आपका इंट्रोडक्शन करवा सा मौजूद है पीर इम्तियाज हुसैन साहब, सीनियर तजियाकार, मुमताज माहिर कानून। वेलकम टू प्रोग्राम जी। इम्तियाज साहब, आपका क्या कहना है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये मेरा ख्याल है कि जो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, बिल्कुल, और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम ने इसको आप कह लें कि हमेशा के लिए बना दिया। बिल्कुल यही बात। आपको याद होगा कि 2000 में, सन 2002 में बिल्कुल इंडिया जंग के लिए तैयार बैठा था और सारी सरहदें जो थी पाकिस्तान की उसके ऊपर उसकी अफवाज लग चुकी थी। और जो अटल बिहारी वाजपेयी उनके प्राइम मिनिस्टर जो थे उस वक्त, वो अगले मोर्चों पे आके तकारीर कर रहे थे और अपने फौजियों को कह रहे थे कि अब हमने छोड़ना नहीं है पाकिस्तान को और हमने इसको मज़ा सिखाना है। और उसके बाद इस तरह की तकारीर की जा रही थी, उनको आप कह लें कि उभारा जा रहा था उनके जज्बात को। अब इस मौके पे आपको याद हो से जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, तो बाहर की ताकतों के जरिए से इंडिया ने ये शोर से लेने की कोशिश की कि पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर एसेट्स जो है या न्यूक्लियर बम जो है उसके इस्तेमाल नहीं करेगा, एटम बम इस्तेमाल नहीं करेगा। उसके ऊपर जनरल मुशर्रफ ने जवाब दिया था कि चूंकि कन्वेंशनल जंग जो है हमारी उनके साथ बराबरी नहीं है इंडिया के साथ, तो जाहिर बात है कि फिर हमारे पास तो ये ऑप्शन बचती है, तो हम बिल्कुल उसको इस्तेमाल करेंगे, हमने कुछ देखने के लिए नहीं रखे हुए। उसका इतना इम्पैक्ट हुआ था कि वो जंग खत्म हो गई। इसके अलावा आपको याद होगा कि ज़ियाउल हक साहब जो हैं, मैं उनको ज़ियाउल हक शहीद कहता हूँ, उन्होंने जब इंडिया का दौरा किया और राजीव गांधी को बता के आए, उस वक्त भी बिल्कुल जंग के लिए काम तैयार था और वो जो वेपन्स थे वो इशू हो चुके थे पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए। तो क्रिकेट मैच देखने के लिए, आप क्रिकेट डिप्लोमेसी का बड़ा मशहूर था वाक़या, तो वहाँ पे उन्होंने राजीव गांधी को बताया था कि देखो हमारा जो मुल्क है, अगर तुम करोगे तो हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है, क्योंकि उस वक्त बम बन चुका था, उसके कोल्ड टेस्ट हो चुके थे ज़िया साहब के ज़माने में ना। तो अगर आप अटैक करोगे तो हम भी अटैक करेंगे, तो इसमें दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे, और जब दोनों मुल्क तबाह होंगे तो ये हिंदुस्तान जो है हिंदुओं का एक ही मुल्क है दुनिया के अंदर, इसका मतलब हिंदू सभा हिस्ट्री से मिट जाएंगे, जबकि मुसलमान ममालिक बहुत सारे हैं अगर पाकिस्तान ना भी रहे। तो ये सारा इसीलिए मुमकिन हुआ। ये जब आपको याद होगा कि जब इन्होंने इंडिया ने पहले एक धमाका किया था, एक तो बाद में किया 98 में, उससे पहले उन्होंने एक धमाका किया था 74-75 में। उस धमाके के बाद और जब चूंकि ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो चुका था, डॉक्टर ए.क्यू. खान ने बड़ा इनके अंदर चूंकि जज्बा था, आपको पता है कि ये इंडिया से माइग्रेट करके आए थे, जब मैटर करके आए थे वहां से, ये बाद में आए काफी, तो भोपाल में ये पैदा हुए थे, तो इन्होंने वो हालात वहां के सारे देखे हुए थे। इन्होंने फिर जुल्फकार भुट्टो को खत लिखा, जुल्फकार भुट्टो को अपनी ऑफर की सर्विसेज अपनी, और कहा जी मैं बना सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ। उसके ऊपर फिर जुल्फकार भुट्टो साहब जो उनको क्रेडिट जाता है, उन्होंने इनको फौरी तौर पर बुलाया,
बुला के इनसे मीटिंग की। इन्होंने फिर वहाँ पे अपनी जो बड़ी हैवी सैलरी वाली नौकरी थी हॉलैंड के अंदर, वो छोड़ के अपनी जो वाइफ है उनके साथ इधर पाकिस्तान आ गए। और यहाँ पे आप देखिए कि इन्होंने एक उसकी बुनियाद रखी, और अब आपके सामने है कि ये पाकिस्तान जो एक नाकाबिल तस्खीर हो चुका है। तो ये कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का, इसको जितना भी याद किया जाए कम है। और ये कि अब ठीक है वो अल्लाह के पास चले गए हैं, आई एम श्योर के अल्लाह के जो फरिश्ते हैं उन्होंने उनको इस्तकबाल किया होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान, आपको पता कि ये रमज़ान में बना था, 27वीं की तारीख थी उस दिन। ये पाकिस्तान को आम मुल्क नहीं है, ये ऊपर से अल्लाह के हुक्म से बना हुआ है, और इसको मजबूत रखने का बंदोबस्त अल्लाह ही करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का जो है मैं कहता हूँ कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के अंदर, ये सही कहा हमारे दोस्त ने कि कायद के बाद इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने बनाया, इन्होंने पाकिस्तान को मजबूत किया। तो अल्लाह ताला उनको अपनी दुआ रहमत की जगह दे। दिफा नाकाबिले तस्खीर हुआ, क्योंकि जो बॉर्डर के पार सूरत हाल चलती है, अगर देखा जाए कि अगर पाकिस्तान का दिफा कमजोर होता या पाकिस्तान खुदा ना ख्वास्ता एटमी ताकत ना होता और डॉक्टर कदीर खान साहब की कंट्रीब्यूशन ना होती, तो शायद आज सूरत हाल पहले की तरह ना होती, सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अल्लाह पाक से दुआ है जी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा चैलेंज हो गया। दरख्वास्त एतराज लगाकर रजिस्ट्रार की तरफ से वापस की गई थी, वो दोबारा आज पुट कर दी गई है। इसमें हुकूमत को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जो है वो आला अदलिया के जो फैसले हैं उनके खिलाफ आया है। पार्लियामेंट की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस हुकूमत, कोई भी जमहूरी हुकूमत, वो उनका कहना था कि जारी नहीं कर सकती। कानून के मुताबिक चेयरमैन नैब की जो मुद्दत है उसमें तोसी भी वो कह रहे हैं नहीं हो सकती, और जो 2021 का ऑर्डिनेंस जारी किया है गवर्नमेंट ने, ये गैर कानूनी और गैर आईनी है। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त में ये भी कहा कि कानून साजी का इख्तियार चूंकि जमहूरी हुकूमत में पार्लियामेंट के पास है, किसी फर्द वाहिद के पास ऑर्डिनेंस का इख्तियार ही नहीं है, तो वो ऑर्डिनेंस का इजरा भी नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरह अदालत में इस्तदा की गई है कि पिटीशन के हतमी फैसले तक नैब की तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद को भी रोक दिया जाए और नैब में तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 को जो जारी हुआ है उसको कलअदम करार दिया जाए। खान राकिब साहब, ये तरमीमी ऑर्डिनेंस का मसला गुज़िश्ता दिनों से चला आ रहा था, अब थोड़ी हालात टफ होते जा रहे हैं गवर्नमेंट के लिए भी। पीडीएम ने भी अपना इजलास बुलवा लिया और पीडीएम के आज के इजलास में गौर किया जा रहा है कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी कर सकते हैं। क्या हुकूमत इस सूरत हाल को अफोर्ड कर पाएगी? मौजूदा सूरत हाल में जब आपकी महंगाई आसमानों पे है, आपकी आवाम के मौजूदा जो हालात हैं उससे कोई सेटिस्फाई नहीं है, वो जो दावे वादे थे वो भी प्रैक्टिकली उन पे कोई खासा अमल दरामद नहीं हुआ, तो हुकूमत किस तरह अफोर्ड करेगी इतने सारे महाजों को अपने खिलाफ? प्रोड्यूसर साहब की तरफ से ब्रेक पर जाने के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इम्तियाज साहब से जानेंगे कि जो चेयरमैन नैब को बरकरार रखने की शिक शामिल की गई है कि नए चेयरमैन की तैनाती तक चेयरमैन नैब, जो मौजूदा चेयरमैन नैब होगा, वो अपने ओहदे पर विराजमान रहेगा। अपोजिशन ये कहती है, हम तो शुरू दिन से ये कहते थे कि हुकूमत मिली हुई है चेयरमैन नैब के साथ और ये पकड़ दकड़ हो रही है, ये सारी इमरान खान साहब की मुशावरत के साथ, हुकूमत की मुशावरत से के साथ हो रही है। अपोजिशन को कैसे मुतमईन करेगी हुकूमत? चलते हैं छोटे से ब्रेक की जानिब। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इम्तियाज साहब, बहसियत लॉयर आपसे ओपिनियन जानना चाहता हूँ, ये जो नैब में मुजवजा ऑर्डिनेंस, सदारती ऑर्डिनेंस का इजरा किया गया, एक ऑर्डिनेंस लाया गया है, ये कितनी को कानूनी हैसियत रखता है और क्या समझते हैं कि जो हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर की गई है इससे ये कलअदम करार दिया जा सकता है? और दूसरा, मुझे इस चीज़ के ऊपर रोशनी डालें कि जो चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत है, जो मौजूदा नैब ऑर्डिनेंस है, वो तो ये कहता है कि अपनी मुद्दत के ऊपर चेयरमैन नैब अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे और वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करके एक नया नाम लेके आएंगे और नए चेयरमैन की तैनाती हो गई। और उसमें यह भी वाज़े तौर पर लिखा है कि जो एक दफ़ा चेयरमैन नैब जिसकी तकर्री हो जाएगी वो दोबारा चेयरमैन नैब के ओहदे के लिए सूटेबल पर्सन नहीं है, या वो दोबारा जस्टिफाई नहीं करता कि वो उस पोजीशन के ऊपर एलिजिबल हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पूरा ही नहीं उतरेगा दोबारा वो शख्स। तो अब ये जो शिक रखी गई है कि जब तक नया चेयरमैन अपॉइंट नहीं होता तब तक पुराना चेयरमैन रहेगा, ये क्या फैसला कहाँ तक रिटेन करेगा हुकूमत का? ये देखिए, बात ये है कि जहाँ तक सवाल है कि ऑर्डिनेंस जारी करने का अख्तियार, तो वो तो गवर्नमेंट को है कि जब पार्लियामेंट का इजलास ना हो रहा हो, पार्लियामेंट सेशन ना हो और फौरी तौर पर कोई कानून नाफिज करना हो, तो ये पहले भी हुकूमतें जो है ऑर्डिनेंस जारी करती रही हैं। और ये जो फेडरल ऑर्डिनेंस होता है ना, ये 4 महीने के लिए वैलिड होता है, ठीक है।
अब ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, इस ऑर्डिनेंस के तहत जो नेब ऑर्डिनेंस है जो, ठीक है ना, अब उसके अंदर जो अमेंडमेंट की है, एक तो ये है कि वहाँ पे चूंकि 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है जो मेरा ख्याल थोड़ा सा इसके ऊपर बात करनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि जो चेयरमैन नैब है उसकी, चूंकि आपका का सवाल है, मैं उसका जवाब पहले दे देता हूँ कि उसके अंदर वहाँ पे जो जब 4 साल उसकी मुद्दत पूरी होती थी तो उस अगले दिन वो ऑटोमेटिकली उसकी सीट खाली तस्वर की जाती थी। अब इसमें इन्होंने ये किया है कि इसने अमेंड कर दिया है, ठीक है, और उसके अंदर उन्होंने ये शिक डाल दी है कि ये जो है कंटिन्यू करेगा टिल कि नया जो चेयरमैन नैब जो है वो नहीं आ जाता। इसके साथ साथ ये चेंज आई है कि जो चेयरमैन नैब मौजूदा है इसको भी रीअपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट के लिए जो तरीकाकार है उसको जरा वाजे कर दिया गया है। तरीकाकार है, ठीक लगता है मुझे बज़ाहिर। उसमें उन्होंने कहा जी कि सबसे पहले तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कंसल्टेशन करेगा प्राइम मिनिस्टर या लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ, ये जिसमें वो नाम फाइनल किया जाएगा। अगर नाम फाइनल नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर से ये इख्तियार लेके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दिया गया इस ऑर्डिनेंस के तहत, आपका ये अब नहीं, अब इसके अंदर एक और एम्बिग्यूटी आ जाती है। चूंकि मैं कानूनदान हूं तो मैं इसलिए उसको भी वजाहत कर देता हूं उसमें। अच्छा, उस जब वो वहां पे अगर ना फैसला हो तो फिर पार्लियामेंट के पास चला जाएगा, उसकी कमेटी के पास, जिसमें 12 मेंबर होंगे, 6 अपोजिशन के होंगे, 6 जो गवर्नमेंट के होंगे। अब रहा सवाल ये है कि जो प्रेसिडेंट है, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है कि प्रेसिडेंट जो है वो ही विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। अब चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है तो ये कानून के अंदर डाल रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो ओवरराइड करता है कानून को ना, तो उस लिहाज से प्रेसिडेंट जो है बाउंड है कि वो एडवाइस पे काम करेगा प्राइम मिनिस्टर की। वो चूंकि आइन के अंदर लिखा है ना, आइन तो अमेंड नहीं हुआ ना। अच्छा, एक तो ये हुआ। अब इसके साथ ये जो है जी कि उसी को दोबारा चेयरमैन को अपॉइंट कर सकते हैं। इसको जरा वहां पे कोर्ट के अंदर बहरहाल देखा जा सकता है। हो सकता है इसके ऊपर कोर्ट जो है वो देखें कि भी एक तरह से किसी भी शख्स को एक इंसेंटिव देने वाली बात है कि भी वो उनके कहने के मुताबिक चले, ताकि उसको आइंदा भी टर्म मिले, अगली टर्म भी मिल जाए। तो इसके ऊपर हो सकता है। एक और चीज जो है, माज़रत के साथ एक इंटरप्ट करूंगा, नाजरीन को एक चीज क्लियर कर दीजिएगा कि ये जो वफाक की तरफ से ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, आपने जिस तरह बताया कि पार्लियामेंट का जब सेशन ना हो रहा हो तो इमीडिएट बेस के ऊपर कोई कानून लागू करना हो तो हुकूमत एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है। क्या ये ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के बाद या आला अदलिया के पास चैलेंज होने के बाद ये कलअदम करार भी दिया जा सकता है, या इसकी कानूनी हैसियत अपनी जगह रहेगी? नहीं, बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह यह है कि देखिए, बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ठीक है। इनके पास अख्तियार है जुडिशल रिव्यू का। ये किसी भी कानून साजी को, किसी भी चीज को ये रिव्यू कर सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके फंडामेंटल से कंफ्लिक्टिंग तो नहीं है, ये उसके जो असूल है, ठीक है ना। तो हाई कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार है कि वो किसी भी ऑर्डिनेंस को वो नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं फॉर द टाइमिंग, अगर चाहे तो उस पर स्टे दे दे ना, जिसको मतलब ऑर्डिनेंस को, जो सदारती ऑर्डिनेंस है, वो कलअदम करार दिया जा सकता है? जी, करा दिया जा सकता है और स्टे भी दिया जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल स्टे वो नहीं देंगे, शायद स्टे शायद नहीं मिलेगा। और इसके ऊपर वो जरूर इसको सुनेंगे जरूर, क्योंकि हाई कोर्ट में उन्होंने दाखिल किया था। मैं बताऊं कि वो क्यों इतराज लगा था। उन्होंने ऑर्डिनेंस की कॉपी निसाब नहीं लगाई थी, जो अमेंडमेंट हुई ना उसकी कॉपी नहीं लगाई थी वकील साहब ने, वो अब लगा दी है। अब दोबारा वो लग जाएगा और मेरा ख्याल है कि मुझे उम्मीद है कि कल शायद सुना जाएगा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट हमेशा की तरह नाज़रीन जारी की गई है और हमेशा की तरह महंगाई बढ़ी या महंगाई में कम होने की तो कोई सूरत हाल नज़र ही नहीं आ रही। हुकूमत से पता नहीं क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रही महंगाई, जबकि ये गरीब आवाम और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कहते रहे हैं कि महंगाई में जब इजाफा होता है तो फिर हुक्मरान चोर है, हुक्मरान कंट्रोल नहीं कर पा रहा, हुक्मरान पैसे बाहर लेके जा रहा है। अब तो मेरे हुक्मरान भी ठीक है, बहैसियत पाकिस्तानी इमरान खान साहब के ऊपर कोई करप्शन का केस नहीं है और हर पाकिस्तानी इमरान खान साहब को क्लीन चिट देता है कि इमरान खान साहब बताते खुद करप्ट नहीं है। महंगाई की शरह में नाज़रीन, इदारा शुमारियात जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है उसका ये कहना है कि एक हफ्ते के अंदर 1.21% 1.21% इजाफा किया गया। हफ्तावार बुनियादों पर जो महंगाई की शरह की में थी, एक मरतबा फिर बढ़ गई है, जिसके मुताबिक एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.21% इजाफा हुआ है। जबकि इदारा शुमारियात का ये कहना है कि हालिया हफ्ते में 22 अशियाए ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा किया गया। ब्रायलर मुर्गी की कीमत में 38 रुपये 35 पैसे फी किलो महंगी की गई है।
जबकि एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 152 रुपए 28 पैसे महंगा किया गया। आलू 2 रुपए 95 पैसे महंगे किए गए। नाज़रीन, ये वो रेट हैं जो अपडेटेड रेट्स हैं। इस हफ्ते में जो महंगाई जिन जिन चीज़ों में जितने रेट्स बढ़े हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। लहसन की कीमत में 10 रुपए, चाय का पैकेट 4 रुपए 72 पैसे महंगा हुआ है। एक हफ्ते में आटे का थैला 23 रुपए 31 पैसे महंगा हुआ है। ये एक हफ्ते का है कि एक हफ्ते के अंदर आटा, वो बुनियादी जरूरत है जो इंसान को जिंदा रहने के लिए 3 वक्त की रोटी के लिए जरूरत पड़ता है, वो एक हफ्ते के अंदर 23 रुपए 31 पैसे महंगा हुआ है। कि मजदूर की उजरत, मैं अपने वफाकी वुजरा को एक दफा फिर तस्दीक करना चाहता हूं कि जब आप कैमरे के ऊपर आकर बात करते हैं और आप कंपेयर करते हैं आपके मुल्क में महंगाई कम है, आप कहते हैं बाकी मुल्कों से कंपैरिजन ना करें तो पाकिस्तान में महंगाई कम है। जब आप बाकी मुल्कों के साथ कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान का, तो आप इस चीज का भी कंपैरिजन करें कि आपके गरीब के पाकिस्तान के अंदर जो दिहाड़ीदार मजदूर है, जो एक गरीब बंदा सुबह औजार उठाकर बाहर जाता है और मेहनत मजदूरी करता है, जिसको ये पता नहीं है कि उसने दूसरे वक्त का खाना खाना है या नहीं, उसकी 800 रुपया दिहाड़ी है। 800 रुपया दिहाड़ी को अगर आप जरब दें 30 दिन के साथ, 30 दिन में भी अगर 2 दिन वो काम नहीं करता, तो आप अगर उसकी एवरेज इनकम एस्टिमेट करें या कैलकुलेट करें तो वो 16 से 17,000 बनती है। जबकि चीजों के अंदर जो महंगाई हफ्तावार महंगाई हो रही है, उसको अगर कंपेयर करें तो एक गरीब आदमी बिल्कुल भी उस चीज को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। 23 रुपए 31 पैसे सिर्फ एक हफ्ते के अंदर आटे का थैला महंगा हुआ है। जबकि इदारा शुमारियात ये भी बताता है कि 2.5 किलो घी का डब्बा 3 रुपए 29 पैसे, टमाटर 1 रुपए, चीनी 47 पैसे महंगी हुई है। जबकि बासमती चावल, ताजा दूध और मट्टी की कीमतों में भी मटन की माजरे के साथ मटन की कीमतों में भी इजाफा किया गया। इतना इजाफा, इतनी महंगाई, कंपैरिजन आप करते हैं मतलब ऐसी कंट्रीज के साथ जिनके साथ कंपैरिजन पाकिस्तान का बनता ही नहीं है। पहली बात यह है कि बहसियत पाकिस्तानी, बहसियत वफाकी वुजरा और बहसियत हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव होने के और बहसियत अवाम के नुमाइंदा होने के, आपको पाकिस्तान के गरीब अवाम को किसी दूसरे अवाम से मुशाबियत ही नहीं बनती, ना आपको उसको किसी के साथ कंपेयर करने की जरूरत है, बल्कि आपको ये सोचने की जरूरत है, आपको ये प्रैक्टिकली सोचने की जरूरत है, आपको दिन रात जाग कर ये सोचने की जरूरत है कि आपको 5 साल का वक्त दिया गया, आप मौजूदा हुक्मरान हैं, आप कंपेयर करने के बजाय ये सोचें रात दिन बैठकर कि आपने महंगाई को कैसे कम करना है, बजाय इसके कि आप रोज कैमरे के सामने आए। देखें, इस गरीब आवाम को जिंदा रहने के लिए 3 वक्त की रोटी चाहिए। इसको ये नहीं चाहिए कि कोई लीडर आके कितनी अच्छी तकरीर कर लेता है, या कौन आकर ये बता देता है कि फलाने मुल्क में पेट्रोल इतना सस्ता है, मेरे मुल्क में पेट्रोल इतना है, फलाने मुल्क में पेट्रोल इतना महंगा है, मेरे मुल्क में पेट्रोल 128 रुपये है। अवाम को तो ये चाहिए कि वो 3 वक्त की सुकून का सांस लें, सुकून से रोटी खाएं। अवाम के पास पहली 2 जमातों के पास जब ऑप्शन नहीं बचा तो 2018 के इंतखाबात में उसने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का चुनाव किया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को 3 साल में अगर अवाम को वो डिलीवर नहीं कर पाई, तो अब आखिरी 2 साल में सोचने की जरूरत है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वो कौन से इकदाम उठाए कि अवाम को सुकून मिले, अवाम को रिलीफ मिले और महंगाई कंट्रोल हो। खान राकी साहब, आपकी तरफ आता हूं। आपने आगे भी महंगाई के ऊपर बात की। ये मेरे वफाकी वुजरा रोज टीवी पे आकर स्टेटमेंट देते हैं कि चीन के अंदर पेट्रोल 200 रुपये है, पाकिस्तान में 127 रुपये है, सऊदी अरब के अंदर पेट्रोल इतना है, पाकिस्तान के अंदर इतना है। ये अपनी गरीब आवाम को क्यों कंपेयर करते हैं दूसरी आवाम के साथ? क्या ये अपनी नायली को छुपाने के लिए कंपेयर करते हैं दूसरे मुल्कों के साथ? इसको इम्तियाज साहब, बेहतर पाकिस्तान चाहिए। आपकी तरफ आता हूं। ये हुकूमती पॉलिसीज किस तरफ जा रही हैं? कंपैरिजन, मुझे इस बात के ऊपर दुख होता है कि आप कंपेयर क्यों करते हैं? किस चीज के ऊपर आप कंपेयर करते हैं? आप अपने अवाम को इसलिए, आप अपने अवाम को कंपेयर करें कि आपकी गवर्नमेंट क्या फैसिलिटेट कर रही है। फॉरेन कंट्रीज जिनके साथ आप कंपेयर करते हैं, चाइना, इंग्लैंड, रशिया, वो क्या फैसिलिटेट कर रही हैं? आप कंपैरिजन की तरफ जाते ही क्यों हैं जब आप कंपैरिजन में बिल्कुल निल हो जाते हैं? देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है कि बिल्कुल बेहिसी है, मैं समझता हूँ, बिल्कुल परवाह नहीं है अवाम की। और आप देखें कि इसके बावजूद कि ये कंटोनमेंट के जो रिजल्ट्स आए हैं, जिसमें बुरी तरह मार भी पड़ी है इनको, और पंजाब में ये आप कह लें कि उस पार्टी से हार गए हैं जिसमें ऊपर पिछले 3 साल से इल्ज़ाम लग रहे हैं कि ये चोर हैं, डाकू हैं, जो भी कुछ है। लेकिन आप देखिए कंटोनमेंट के जो इलेक्शन है उसके अंदर पंजाब के अंदर वो वाज़ेह अक्सरियत के साथ गई है, और इनकी आधी सीटें हैं उसके मुकाबले में। बिल्कुल यही बात असल अच्छा, अब ये है क्वेश्चन, ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल जितने भी वहाँ पे तर्जमान बैठे हुए हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है और बड़ी मदद के साथ कहना पड़ता है, उनका काम ये कि फौरी तौर पे हर जो बात है उसको डिफेंड करना उन्होंने किसी भी तरीके से। अब ये कोई लॉजिक बनती नहीं है। अब आप देखें, अगर आप अमेरिका के साथ कंपेयर करें तो अमेरिका में एक आम मजदूर जो है ना, बिल्कुल अनस्किल्ड, वो 1 घंटे का $8 लेता है।
ठीक है। और पाकिस्तान का मजदूर क्या लेता है? पाकिस्तान का मजदूर की जो पेंशन है वो क्या है? 8,500 रुपया। पाकिस्तान के मजदूर की पेंशन 8,500 रुपया है। बिल्कुल इम्तियाज साहब, मेरा जो है सिर्फ इख्तिलाफ इस चीज के ऊपर है कि गवर्नमेंट बड़े का किरदार अदा करती है, ये बड़ा होकर भी छोटेपन वाली बातें क्यों करते हैं? क्यों असल में मैं ये समझता हूँ कि जितने भी तर्जमान लगाए गए हैं, इमरान खान साहब ने, आई डोंट नो किसने आइडिया दिया कि इतने एक दर्जन बार तर्जमान लगाए हुए हैं। उनका काम सिर्फ यही है कि जो मुखालिफ फरीक है उसको दबाना, सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करना। इवन आप देखें टीवी के प्रोग्राम के ऊपर बात करते वो एंकर के साथ लड़ पड़ते हैं, ठीक है। और मतलब बिल्कुल तरकीब सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। बजाय इसके भी काम की तरफ फोकस करो, क्योंकि देखिए बात यह है कि ये काम अब बहुत करीब आ गया ना। अब अगर बल्दियाती इलेक्शन जैसे सुनने में आ रहा है कि जी मार्च में कराने हैं, अगर उन्होंने गलती से करवा दिए तो वहीं पे सारा नक्शा सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल बन रही है। तो इसलिए इमरान खान साहब जो हैं उनको देख कर लोगों ने उनको वोट दिया था। तहरीक इंसाफ का मतलब क्या है? इमरान खान। तो इमरान खान को पर्सनली डायरेक्ट फोकस करना होगा। अपनी जो टीम है, जो भी नलायकों की टीम जो रखी हुई है, उसको रिव्यू करें, उसके अंदर बेहतर बंदे लाएं, परफॉर्मर लाएं, ठीक है ना। जब आप स्पेशल असिस्टेंट ला रहे हैं, आप जब एडवाइजर ला रहे हैं, तो आप किसी को भी ला सकते हैं ना, वो कोई एमएनए एमपी होना तो जरूरी नहीं है। जिनको कभी पाकिस्तानी अवाम ने जिंदगी में देखा नहीं, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं आपकी पूरी गवर्नमेंट के, और इस अवाम को ये बता रहे हैं कि महंगाई नहीं है, चाइना के अंदर इतना है, पाकिस्तान के अंदर इतना है। आपके वो इलेक्टेड बंदे जो अवाम से वोट लेकर गए हैं, वो क्यों नहीं आगे बताते मीडिया के ऊपर कि महंगाई बहुत हो गई है, हम अपने हल्कों में जाते हैं तो शर्म के मारे हम जनाजे नहीं पढ़ पाते, क्योंकि अवाम हमसे सवाल करती है कि क्या ये है नया पाकिस्तान? भाई ये बड़ी बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है राजा साहब। और इसमें मैं कहता हूँ कि हर चैनल पे, हर हमारे सारे कोलीग जो एनालिस्ट हैं या एंकर्स हैं, वो लगे हुए इसके ऊपर, लेकिन कोई उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है ना। वो आगे जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अब आप देखें, आपके सामने ही है कि ओगरा ने पेट्रोल बढ़ाने के लिए 1 रुपया रिकमेंड किया कि 1 रुपया कीमत बढ़ाएं, इन्होंने 5 रुपया बढ़ा दी। अब आप देखें, वाजे है ना। अब और उसको जस्टिफाई इस तरह करती है, मेरे मुअज़्ज़िज़ वफाकी वुज़रा उसको जस्टिफाई इस तरह करते हैं कि आलमी सतह में पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, जबकि ये हर बाशऊर पाकिस्तानी को पता है, हर बाशऊर पाकिस्तानी को इस बात का बखूबी इल्म है इम्तियाज साहब कि ओगरा जो कीमत बढ़ाता है वो आलमी मंडी में कीमत को देखकर बढ़ाने की पूरा एनालिसिस करते हैं वो, और उसके बाद वो फैसला रिकमेंडेशन देते हैं। उसके ऊपर 4 रुपए ज्यादा बढ़ा दिए, ठीक है ना। अब मेरा मकसद कहने का है कि जब ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो आलू की कीमतें भी बढ़ेंगी, प्याज की भी बढ़ेंगी, गोश्त की भी बढ़ेंगी। उसकी वजह जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसको मंडियों से लाना ले जाना, वो जो है वो उसकी फिर कास्ट पड़ती है ना। इम्तियाज साहब 6 से 7 रुपए की समरी तैयार करके भिजवा दी गई है 15 तारीख को पेट्रोल फिर बढ़ाने की। अवाम के ऊपर एक और बड़ा एटम बम गिराया जा रहा है। मेरा ख्याल इस दफा मुझे लगता है कि ये हाथ वाला रखेंगे, मुझे लग रहा है इस दफा शायद ना करें। इस दफा 3-4 रुपए इसका मतलब है बढ़ाएंगे, अगर हाथ हल्का रखेंगे तो 7-8 रुपए इस दफा शायद नहीं बढ़ाएंगे, मेरा ख्याल है। मैं भी मेरी फोरकास्ट आपको पता आमतौर पर ठीक होती है, तो मेरी एनालिसिस जो है वो ये है कि भाई ये शायद इस दफा हाथ नहीं बढ़ाएंगे, स्किप कर देंगे, नहीं होगा। इम्तियाज साहब आखिरी 10 सेकंड में बता दें, को बेहतरी देख रहे हैं आने वाले वक्त में? देखिए ये पता क्या करेंगे, ये जो आने वाला बजट है ना, जो अगला बजट आ रहा है जो 2022 में इन्होंने करना है, उस बजट के अंदर ये कोशिश करेंगे कि जाते जाते एक तरह से आप कह लें इलेक्शन में चुके जाना है ना बाद में, तो उसमें ये कोशिश करेंगे कोई ऐसा बजट ले आएंगे जिसमें अवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ मिले और उससे शायद अवाम की जो अशक हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता, ये जो हालात बता रहे हैं, टीम वही है, पंजाब के अंदर बुज़दार साहब वही बैठे हुए हैं, तो वो उसी तरह परफॉर्म करेंगे जैसे वो पहले करते रहे, उसी तरह परफॉर्म करेंगे जिस तरह वो पहले से करते रहे। मुझे उम्मीद इतनी नहीं जी।